में एक एक करके खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले टोक्यो से लौटे चैंपियंस का कल जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली के अशोका होटल में सरकार ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया। आज नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सामने अपनी बात रखेंगे। भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज सुबह 10 बजे दिल्ली के अशोक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं सोमवार को टोक्यो से लौटे भारतीय ओलंपिक दल का सरकार ने सम्मान किया। दिल्ली के अशोक होटल में हुए समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मेडल विजेताओं को सम्मानित किया। टोक्यो में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि ये मेडल उनका नहीं, पूरे देश का है और गोल्ड मेडल जीतने के बाद से ही मैंने इसे अपनी जेब में रखा हुआ है। ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ एवं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुश्किल समय में भी हमारी मदद की। मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने काफी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफी हेल्प की। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पार्टी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक उन बैठकों की एक श्रृंखला से पहले आयोजित की जा रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते अपने मंत्रिपरिषदों के साथ आयोजित करने वाले हैं। इन बैठकों में केंद्र सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें विपक्षी दलों के साथ जारी गतिरोध के बीच होने जा रही है। बीजेपी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर और कल दोनों सदनों और दूसरी अहम बैठकों में मौजूद रहने को कहा है। दरअसल संसद में मानसून सत्र के इस आखिरी हफ्ते में पेगासस और दूसरे मुद्दे को लेकर विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम बिल पास होने वाले हैं। दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों की मौजूदगी बनी रहे, इसलिए व्हिप जारी किया गया है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों को ओबीसी आरक्षण का अधिकार दिए जाने वाले विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। विपक्ष ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में 127वां संविधान संशोधक विधेयक पेश किया। इस विधेयक में ओबीसी कैटेगरी में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। आज लोकसभा में इस संविधान संशोधक विधेयक पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने भी ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन किया है। आज के लिए सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं, इस बिल का हम समर्थन करेंगे। कथित पेगासस समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए सोमवार को 15 विपक्षी दलों ने बैठक की। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा भी किया। देखिए, विपक्ष कतई नहीं चाहता कि सदन चले, लेकिन ये संविधान संशोधन पर वो अपनी फेस सेविंग भी चाहते हैं। वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते, लोकसभा हो या राज्यसभा। कथित पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा संभव भी नहीं है। कथित पेगासस जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं के प्रति केंद्र सरकार को सौंपने को कहा था। वहीं सोमवार को सरकार ने एनएसओ ग्रुप से किसी भी तरह के लेन देन से इनकार किया है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं किया है। सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संसद में पेगासस जासूसी कांड पर बयान दिया। से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है, तब से ही विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया है। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत व्यक्तियों की तरफ से किसी भी तरह की अवैध निगरानी भारत में संभव नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर किए जाने पर जोर दिया है। साथ ही पड़ोसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों के बेजा इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की इस तरह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में समुद्री अपराध और सुरक्षा से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों के बेजा इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांत दिए। पीएम मोदी ने कहा, समुद्र साझा धरोहर है और समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा सामूहिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह भी जाएंगे। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी सोमवार को 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी का ये पहला कश्मीर दौरा है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जी.के. मीर के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। आज सुबह श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 दिन के दौरे में राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस में गुटबाजी पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमे में दूरियां साफ देखी जा सकती हैं। राहुल गांधी पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश या हिदायत भी दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब त्रिपुरा तक जा पहुंची है। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के लिए ममता ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जंग त्रिपुरा तक पहुंच चुकी है। त्रिपुरा में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी के मुताबिक अमित शाह के इशारे पर यह हमला हुआ था। कोलकाता में सोमवार को त्रिपुरा में हुई घटना में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। বিজেপি ত্রিপুরায় বিজেপির যে কোনো রাজ্যে আসামে দেখেছেন আমাদের লোকেদের পাঠিয়েছে, ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরায় যারা গেছে পর দেখেছেন অভিষেক গেছে, ওর গাড়িতে যেভাবে মারা হয়েছে, যেভাবে প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্ট সুদীপ রাহাকে আক্রমণ করেছে, যেভাবে ওদের উপর অত্যাচার হয়েছে, আমি তীব্র নিন্দা করছি। वहीं बीजेपी ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। तुरंत ही दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल कुलगाम से बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। गुलाम रसूल और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बीजेपी ने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा की है। बीजेपी ने कहा कि बेकसूर लोगों पर हमला और उनकी हत्या करना आतंकवादियों की बौखलाहट को दिखाता है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक कायराना हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किश्तवाड़ से हिजबुल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में
विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं। मौसम विभाग ने यूपी बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में रोजाना हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में आज भी हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। यूपी के सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करके हालात का जायजा लिया। सर्वे से पहले मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री भी बांटी। उत्तर प्रदेश के सीएम ने औरैया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वे से पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और बाढ़ से निपटने के इंतजामों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बाढ़ प्रभावित गांवों को भविष्य में ऊंचे स्थानों पर बसाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रभावित गांवों का विस्थापन किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि जनहानि पर 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पर्याप्त मात्रा में बोट, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट लगाई गई है। फूड पैकेट, राशन किट दी जा रही है। इसके साथ ही पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर हालात सामान्य होने की बात कही है। यूपी के मिर्जापुर में 50 गांव लगातार पानी बरसने की वजह से टापू की शक्ल में तब्दील हुए हैं। कई गांवों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ ने पूरे जिले को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिले में 50 गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं। गंगा का पानी खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर ही नीचे रह गया है। गांवों में खतरों को देखते हुए बिजली की आपूर्ति काट दी गई है। पानी से घिरे अखोड़ी, हरसिंहपुर और मल्लेपुर में गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चुनार और सदर तहसील के करीब 50 गांव पानी से घिर गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से तहसील कर्मियों को भी सतर्क किया गया है। जिले में बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम की भी मांग की गई है। जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। हमारे स्तर से जो प्रशासनिक प्रयास होते हैं वो सभी हमें तैयार करें। बाढ़ चौकियां हमने स्थापित कर दी है और हमने हमारी टीमें उतार दी है। जलवायु परिवर्तन पर आई रिपोर्ट में दुनिया को बड़ी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है अभी भी नहीं संभले तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये चेतावनी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट पैनल ने दी है। जलवायु परिवर्तन का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। न जीवन बचेगा, न आजीविका और न ही प्राकृतिक आवास। ये चेतावनी पर्यावरण विशेषज्ञों ने सोमवार को पूरी दुनिया के लिए जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन जारी है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में भारत को भी अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि हिंद महासागर दूसरे महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके साथ ही वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत को लू और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर भारत, चीन और रूस में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर समुद्र राष्ट्र के एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि समुद्र के गर्म होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.